हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी की हमारी जो लेक्चर सीरीज है, हम उसमें कक्षा 10 के दूसरे अध्याय पर हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, हौले हौले चल रहे हैं, ज्यादा गति पकड़ नहीं रहे। उसका कारण यह है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि इस लेक्चर सीरीज को आप खत्म करें और फिर भूल जाएं और आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो है लेक्चर सीरीज, कोई और लेक्चर सीरीज या कोई दूसरा कोर्स या कुछ और दोबारा करना पड़े। ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स को करें और इस वाले पूरे सीरीज को आप देख लें और उसके बाद आप ये सबको बता दें कि भैया एनसीईआरटी तो हो गया। तो ये लक्ष्य है, इतना ध्यान से पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, एक एक शब्द पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम अपनी कक्षा 10 का दूसरा अध्याय खत्म करेंगे, लेकिन उसके शुरू करने के पहले आपको बता देता हूं कि भैया हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है हो चुका है शुरू। आज उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। तो भाई अगर आप आज उससे जुड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जुड़ पाते आज तो आपको अब अगले बैच का इंतजार करना पड़ेगा। तो एजे लाइव कोड लगा के आप उससे जुड़ सकते हैं। पहले हम उसमें थोड़ा स्लोली पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं और उसके बाद जाके वो बैच जो है गति पकड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 2026 या 27 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सूटेबल है। अगर आप किसी कारणवश 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन तब भी हमारा P2I बैच जो है वो कल शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के आप उससे भी जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाला बैच है। और अगर आप में से कोई पटना में रहता है, अगर आप पटना में या उसके आसपास रहते हैं तो याद रखिए भाई, संडे को सुबह 11 बजे AN कॉलेज में आ जाइएगा। वहां पर आपके साथ चर्चा होगी, बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे। यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, ओपन सेमिनार है। ये सारे अध्यापक गण, जिनमें मैं भी एक हूं, हम लोग सब आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो तुरंत आप जुड़ जाइए ताकि हम आपकी जो है एक तैयारी को सही दिशा देने में आपकी मदद कर पाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपकी पुस्तक पे। आज हमारा लेक्चर 17 है मेरे ख्याल से। तो पिछली बार हमने यहां बात करी थी कि रोजगार हगा सृजन तो हमको करना पड़ेगा और शिक्षा से, पर्यटन इत्यादि से हम रोजगार जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र का अगर हम विकास करें, पर्यटन के क्षेत्र का विकास करें तो रोजगार की संख्या जो है, रोजगार की मात्रा जो है भारत में वो काफी बढ़ सकती है। तो ऐसे में एक नरेगा नाम की जो योजना है उसके बारे में आज इन्होंने बताया है। अब देखिए इन्होंने क्या है कि कुछ सारे उपायों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक योजना बनाई है और 2005 में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा का नाम तो मेरे ख्याल से आप सबने सुन ही रखा होगा। तो लेक्चर 17 है हमारा आज। ये मनरेगा जो है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, ये 2005 में आया। और ये क्या था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट करता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में सभी को 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को देश के 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है कि भाई आप जो है, अगर आप इस योजना में रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको ऑन डिमांड रोजगार दिया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसमें कि उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, मान लीजिए आप रजिस्टर करते हैं, सरकार को बताते हैं कि मुझे रोजगार चाहिए और सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाती है, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब सरकार के ऊपर दंड लगाया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट्स बेस्ड अप्रोच कहते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी वो इसमें काफी विश्वास करती थी। तो राइट्स बेस्ड अप्रोच जो होती है वो क्या होती है कि आप नागरिकों को अधिकार दे दो। जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, ये काम का अधिकार हो गया, आप नागरिकों को इस तरह के अधिकार दे दो और फिर उसके बाद सरकारों पे दंड लगाओ अगर सरकारें वो अधिकार पूरे ना कर पाएं। तो राइट्स बेस्ड अप्रोच का ये एक हिस्सा था, इसमें किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़े। भाई जैसे आप जो है, मान लीजिए कुएं बनाए जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं, जिनसे सिंचाई इत्यादि की सुविधा जो है किसी क्षेत्र में बढ़ पाए, ऐसे कामों को वरीयता दी जाएगी। तो नरेगा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए।
कोविड के समय में आपको याद होगा अचानक से नरेगा की मांग जो है बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो शहरों इत्यादि में थे, जो भाई शहरों में काम तो था नहीं, तो जो लोग अपने गांव चले गए उनके गांव में उनको मनरेगा के तहत काम मिला, जो कि उनको उनको बहुत ज्यादा लाभ उसके जरिए होने लगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये मनरेगा नाम की एक योजना जो है ये 2005 से ये भारत में चल रही है, और उसके बाद सरकार बदली, हम सभी जानते हैं 2014 में सरकार बदली, लेकिन ये योजना ठीक ठाक प्रभावी है, ये बात सही है। हालांकि ये बात भी सही है कि इसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायतें अक्सर आती हैं, इसमें यह भी आता है कि भाई लोगों को सही से वेज नहीं मिल रहा है इत्यादि, लेकिन तब भी ये योजना आज भी भारत में लागू है। और एक तरह से मनरेगा के जरिए देश के नागरिकों को क्या दिया गया है, काम का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो काम का अधिकार जो है लोगों को दिया गया है, और अगर इसमें जैसा आपको मैंने बताया अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक अधिकार जो है 2005 में नागरिकों को सरकार ने दिया था। आइडिया वही है कि भाई सबको रोजगार मिले, ये अपने आप में आवश्यक है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपकी पुस्तक जो है आगे हमें क्या बताती है, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अभी तक हमने क्षेत्रक क्या देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है हमारे, कि भाई किस तरह का उत्पादन हो रहा है इसके आधार पे हमने क्षेत्रकों का विभाजन किया। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं क्षेत्रकों के विभाजन को करने के। तो एक जो बड़ा तरीका है वो क्या है, संगठित और असंगठित। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। संगठित क्या होता है, जो व्यक्ति, जैसे मैं स्टडी आईक्यू में नौकरी करता हूं, तो स्टडी आईक्यू में ऐसा तो नहीं हुआ कि आज अचानक से मैंने आया और मैंने स्टडी आईक्यू पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ भाई। स्टडी आईक्यू ने मेरे को एक नौकरी ऑफर करी, मेरे को एक तनख्वाह ऑफर करी, एक सैलरी ऑफर करी। उस सैलरी के लिए लिखकर मेरे साथ अग्रीमेंट हुआ, मेरे को रिटन ऑफर लेटर आया। भाई जैसा किसी भी नौकरी में होता है आमतौर पे, भाई मेरे को एक लिखित ऑफर लेटर आया कि भाई आप जो है अतुल जैन, आज से आप हमारे यहां ये पढ़ाएंगे, आप कंपनी को ये काम करके देंगे, इसके बदले में कंपनी आपको इतने पैसे देगी, और कंपनी जो है आपको इतनी छुट्टियां देगी वगैरह वगैरह, जो भी मतलब नियम कायदे शर्तें होती हैं, वो सारी शर्तें उसमें लिखी हुई थी। शर्तें दोनों तरफ की थी कि भाई एम्प्लॉय के क्या अधिकार हैं और कंपनी के क्या अधिकार हैं, दोनों लिखे हुए थे। ये बात क्लियर है। एक सर्विस अग्रीमेंट हुआ, वो जब वो सर्विस अग्रीमेंट साइन कर दिया मैंने, उसके बाद ही स्टडी आईक्यू के चैनल पे मेरे को पढ़ाने को मिला, या फिर जब मैंने अग्रीमेंट कर दिया उसके बाद ही जो है स्टडी आईक्यू को मेरी सेवाएं मिली, वरना मेरी सेवाएं नहीं मिली। भाई बात तो हमारी पहले से चल रही थी, लेकिन जब तक सर्विस अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ मैंने स्टडी आईक्यू में पढ़ाना शुरू नहीं किया, क्योंकि ये सीधी सीधी बात है ना, जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तब तक कैसा काम भाई, तब तक कोई काम नहीं। तो ये नौकरी कैसी है, ये संगठित क्षेत्र की नौकरी है। यानी कि जहां पर क्या होता है बेटा, इसको समझिए कि संगठित और असंगठित क्या होता है। अच्छा, आपको मैंने दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लीजिए आपके घर में साफ सफाई करने के लिए एक कोई सफाई कर्मचारी आती है। जैसे मेरे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए एक महिला आती है सुबह, वो मेरे घर में साफ सफाई करके जाती हैं। जब मैंने उनको हायर किया या मेरी पत्नी ने उनको काम पर रखा, तो उनको कोई लिख के अग्रीमेंट दिया गया क्या कि आप रोज आएंगी, इतने बजे इतनी सफाई करेंगी, उसके लिए आपको इतने पैसे दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ दिया गया क्या? ऐसा कुछ नहीं दिया गया। वो आई, बात करी, ठीक लगा, ठीक है आप कल से आ जाओ। अभी अगर कल को उन्हें निकालना भी होगा तो क्या कोई नोटिस पीरियड है? आप उन्हें बोल दो कि कल से मत आओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा स्टडी आईक्यू में नौकरी करने के कारण मेरे को बहुत तरह की सुविधाएं हैं। मेरे को महीने की छुट्टियां फिक्स्ड हैं। मेरे को, आप इस बात को समझिए कि कंपनी से मुझे और सुविधा, मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस मिला हुआ है कंपनी से। अगर कल को मैं बीमार पड़ता हूं, मेरे को अस्पताल जाना पड़ता है, तो कंपनी की तरफ से मुझे एक बीमा मिला हुआ है। मेरे को एक जीवन बीमा मिलता है कंपनी की तरफ से। बहुत सारी चीजें आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। कंपनी आपका बैंक अकाउंट खुलवाती है, बहुत सारी चीजें करती है। क्या अपने घर में जो काम करने आती है आपके सफाई कर्मचारी, क्या उसको आप ये सारी सुविधाएं देते हो? क्या उसका आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो? क्या उसका आप ये करते हो कि भाई हम जो है तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलेंगे, हम तुम्हारे को ये सुविधा जीवन बीमा करा के देंगे? ये सब आप नहीं करते। तो बेटा ये फर्क होता है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। बात समझ रहे हो? संगठित और असंगठित क्षेत्र का फर्क क्या होता है? सबसे पहले तो लिखित ऑफर, मतलब एक लिखित समझौता संगठित क्षेत्र में बहुत जरूरी है।
कि लिखित समझौता होता है। यह बात सही है, यह बात क्लियर हो गई कि एक रिटन अग्रीमेंट जो है वो होना बहुत आवश्यक है। इसमें नहीं होता, लिखित समझौता असंगठित में नहीं होता। संगठित क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत तरह की सुविधाएं, जैसे भाई नियम तय हैं, मेरे काम के घंटे तय हैं कि भाई कितने घंटे में काम करूंगा, मेरा वेतन जो है वो वहां पर तय है, छुट्टी तय है, बीमा यहां पर दिया गया है, इस तरह की सुविधाएं, पीएफ इत्यादि होता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलती। ये बात क्लियर हो गई। तो कौन सा क्षेत्र आपके विचार में बेहतर है? अगर एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से देखिए, किसी कर्मचारी के दृष्टिकोण से देखें, तो संगठित क्षेत्र बेहतर हो गया कि नहीं हो गया? कि संगठित क्षेत्र कहीं बेहतर है, यह बात सही है। लेकिन आप सोच के देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोग जो है वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अब देखिए, यहां पर वो वाला बायस आ सकता है कि जिन लोगों को आप जानते हो सकता है वो संगठित क्षेत्र में हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादातर लोग संगठित क्षेत्र में हैं। देश के सारे किसान वो संगठित हैं या असंगठित हैं? असंगठित हैं। भाई वो अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं, कुछ पता तो है नहीं उनका क्या होने वाला है आने वाले समय में, कोई नौकरी फिक्स नहीं है, तनख्वाह फिक्स नहीं है, छुट्टी फिक्स नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो देश के किसान जो है सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जितने आपको फल सब्जी के ठेले वाले दिखते हैं, ऑटो रिक्शा वाले दिखते हैं, वो क्या है? सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते हैं? जितने आपको आमतौर पे काम करते हुए माली, प्लम्बर, मजदूर, बढ़ई, ये सब दिखते हैं, वो सब क्या हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब जबकि हमने यहां पर अभी अभी सिद्ध किया कि संगठित क्षेत्र जो है वो एम्प्लॉई के लिए, कर्मचारी के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये अपने आप में एक समस्या है। भारत की वर्कफोर्स में ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पर उन्हें कोई सुविधा नहीं है। इस कारण से अब जैसे देखिए क्या होता है, एक नोटिस पीरियड का भी है ना, कि अगर कल को स्टडी आईक्यू मुझे नौकरी से निकालना भी चाहे तो उन्हें भी मुझे 1-2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली भूल गया कितना लिखा हुआ है। स्टडी आईक्यू भी मुझे ये नहीं कह सकता कि अतुल सर आप कल से काम पे मत आइए, और मैं भी अगर नौकरी छोड़ूंगा तो मैं भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। मुझे भी उन्हें मेरे ख्याल से 2 महीने का नोटिस जो भी लिखा हुआ है वो हमें करना पड़ेगा। तो ये एक क्या होता है? संगठित आचरण होता है। ये संगठित आचरण आपको असंगठित काम में नहीं मिलता। अब एक बार देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। अब देखिए यहां पे उन्होंने कांता जी का एग्जांपल दिया है कि भाई जो ऑफिस जाती हैं, संडे को काम नहीं करना पड़ता। भाई जैसे मेरा भी नौकरी है, मैं संडे को काम नहीं करता, संडे को हमारा वर्किंग ही नहीं है। आप में से कई लोग कहते हैं सर संडे को हिंदू पढ़ाइए, मैं कहता हूं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि संडे को मेरा वर्किंग ही नहीं है। भाई बात सही है कि नहीं है? तो संडे की छुट्टी चाहिए। वहीं कोई व्यक्ति जो मजदूर है या फिर किसी दुकान पे नौकर है, दुकान पे श्रमिक है, वो सुबह 7:30 बजे पहुंच जाता है, रात को 8-9 बजे तक काम करता है, काम के घंटे फिक्स नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी या अवकाश नहीं है, कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। ये बात समझ रहे हो? तो ये सारे 2 एग्जाम्पल जो आपको मैंने दिए वैसे ही इन्होंने भी दिए हैं। कांता जी संगठित क्षेत्र में काम करती हैं। ये उद्यम या कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। यह भी जरूरी है कि संगठित क्षेत्र में एक सुनिश्चित काम होता है। जैसे मैं एक फैकल्टी हूं, मेरा काम है पढ़ाना। स्टडी आईक्यू मुझे कल को यह नहीं बोल सकती कि अतुल सर अब एक काम करो, आप बैठ के कोडिंग कर लो, आप हमारे जो ऐप के सॉफ्टवेयर बना दो। वो मैं नहीं करूंगा, मेरे को आता ही नहीं, और आता भी हो तो ये मेरा काम नहीं है। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? या फिर आप जो है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस वाला काम शुरू कर दो, ये मैं नहीं करूंगा। मेरा रोल जो है मैं क्या करूंगा, ये मेरे पर्चे पर लिखा हुआ है, मेरे अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ है क्या? कोई आपकी दुकान पे कोई आदमी नौकर है, वो तो यार जो आप कहोगे करेगा। वो आपकी दुकान का भी काम करेगा, आपके घर का भी काम करेगा, आपके बच्चों को स्कूल से भी लेके आएगा, सारे काम करेगा यार वो तो। बात सही है कि नहीं है? तो असंगठित क्षेत्र में यह भी एक फर्क होता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे नियमों और विनियमों के अनेक विधि, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम वगैरह बहुत सारे सरकार ने कानून बनाए हैं ताकि एम्प्लॉइज का शोषण ना हो पाए, एम्प्लॉइज के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ गलत ना हो पाए। सरकार ने बहुत तरह के नियम बनाए हैं। ये एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया था, यहां लिख देता हूं। संगठित क्षेत्र में क्या होता है? बहुत तरह की कानूनी सुरक्षा है, बहुत तरह की कानूनी सुरक्षा भी मिलती है आपको। भाई कानून बहुत सारे बनाए गए हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फायर कर दे
आप कोर्ट जा सकते हो उसको लेके, लेबर कोर्ट, और लेबर कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला देगी। ज्यादातर मामलों में लेबर कोर्ट एम्प्लॉई का ही पक्ष लेती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में आप ऐसा कर सकते हो क्या? कुछ है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यह असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र का एक और बड़ा फर्क है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए क्या होता है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। एक नियमित समय तक ही, भाई आपके एक ऑफिस आवर्स है, आप उतना ही काम करोगे, उसके बाद काम करोगे तो आपको अतिरिक्त वेतन मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब जैसे कभी कभी संडे को काम करना होता है, अब तो उसके लिए आप कॉम्पनसेटरी छुट्टी ले सकते हो। अब कभी कभी जैसे मुझे भी संडे को काम करना होता है, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो संडे को होता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं संडे को काम करता हूं। वो संडे तो रात भर काम होता है भाई, रात को 3 बजता है प्रीलिम्स के एक्सप्लेनेशन वाले दिन हम लोगों को, तो उसके लिए मैं आगे एक कॉम्पनसेटरी छुट्टी मुझे एक्स्ट्रा मिल जाती है कि आप उस दिन आपने काम किया तो आप आगे कभी छुट्टी ले सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी सुविधाएं आपको संगठित क्षेत्र में मिलती हैं। असंगठित में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने संडे को काम किया था तो मुझे आगे छुट्टी दो, वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र क्या होता है, वो छोटी छोटी जो है बिखरी इकाइयां हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो इनमें इनके लिए क्या है, अब देखिए सरकार ने नियम इनके लिए भी बनाए हैं। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ऐसी छोटी छोटी चीजें कि एम्प्लॉय के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, एम्प्लॉय के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, यार ये चीजें सुनने में कितनी मामूली लग रही है, लेकिन जरूरी है कि नहीं है, खास तौर पे जहां महिला श्रमिक काम करती हैं। भाई किसी ऑफिस में अगर औरतें काम करती हैं तो उनके लिए अलग साफ सुथरा टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्रैश की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैटरनिटी लीव, मातृत्व लाभ की सुविधा उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो औरतें मजदूरी कर रही होती है उनके लिए टॉयलेट होते हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन चूंकि यह बिखरा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, तो इसको इन नियमों को लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है असंगठित क्षेत्र में। वही संगठित क्षेत्र में सरकार आसानी से इनको लागू कर पाती है। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे मरम्मत और सड़क पर विक्रय आदि जो है उनमें लगे हुए हैं, और ये सारा का सारा जो है असंगठित क्षेत्रों में आता है। तो अब जो है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का उद्धार कैसे हो, उनका संरक्षण जो है वो कैसे किया जाए, ये जो है ये एक बड़ा बिंदु है कि यार असंगठित क्षेत्रों के लोगों को हम कैसे उनको भी सुविधाएं प्रदान करें ताकि उनके जीवन को भी एक बेहतर दिशा मिले। आजकल इसमें असंगठित क्षेत्र में एक नए प्रकार के वर्कर की बात और होने लगी है, जिसको हम कहते हैं गिग वर्कर। गिग वर्कर कौन होते हैं? जो बेसिकली किसी जुड़े एक ही कंपनी के साथ हैं लेकिन उनके एम्प्लॉय नहीं है, ऑर्डर टू ऑर्डर काम करते हैं। जैसे आपने जोमैटो से कुछ खाना मंगाया, स्विगी से खाना मंगाया, तो जो व्यक्ति खाना लेकर आया वो गिग वर्कर है। या फिर आपने मान लीजिए ओला उबर कैब ऑर्डर करी, टैक्सी मंगाई, तो वो टैक्सी जो चला रहा है वो गिग वर्कर है। तो इनके भी अधिकार बड़े सीमित हैं और सरकारें इनके अधिकारों के लिए अब जो है नियम कायदे बना रही हैं। आइए देखते हैं आपकी पुस्तक क्या कहती है। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। देखिए, हम ये चाहते हैं, कोई भी देश ये चाहता है कि हमारे यहां संगठित रोजगार बढ़े, लेकिन यार संगठित रोजगार के बढ़ने की जो गति है वो बहुत धीमी है। यह बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि संगठित रोजगार जो बढ़ रहा है वो धीमी तरीके से बढ़ रहा है। और वह ऐसे तो कंपनियां क्या करती हैं, अच्छा कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती हैं, असंगठित लोगों की तरह ही काम करती हैं। मतलब मैं ऐसी बहुत कंपनियों को जानता हूं, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि जिस कंपनी में भी 10 से अधिक कर्मचारी हों वो संगठित क्षेत्र की कंपनी होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूं जिसमें 500 लोग काम करते हैं पर उन्होंने किसी को भी एम्प्लॉई की तरह रखा ही नहीं है। सब दिखाते हैं कि ये सब हमारे वर्कर हैं, हमारे साथ दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, अक्सर अपने कर्मचारियों को अपना कर्मचारी दिखाती ही नहीं, क्योंकि आप कर्मचारी दिखाओगे तो उनको आपको सुविधा देनी पड़ेगी, क्योंकि कानून कहता है कि आप सुविधा दें। उनका आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो कंपनियां अक्सर जो है, अब संगठित क्षेत्र की कंपनियां भी अपने आप को असंगठित दिखाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। कंपनियां उससे अपना टैक्स बचाती हैं, ठीक है।
तो ये प्रयास करती हैं। तो बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां वेतन कम है, मालिकों के शोषण में वो काम करते हैं, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, ये सारे खतरे उन पर मंडराते रहते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र के बहुत सारे श्रमिक जो हैं अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। भारत में हमने ये भी देखा है कि जो लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अक्सर अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। 1990 के बाद हमने देखा कि संगठित क्षेत्र में गिरावट आ रही है और असंगठित क्षेत्र जो है उसमें वृद्धि होती हुई हमको साफ तौर पे नजर आ रही है। ये जो है ये एकदम क्लियर है। तो संगठित और असंगठित के बीच का ये जो वितरण है ये हमको 90 के दशक के बाद से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कम काम करने के लिए विवश हैं, तो इसके लिए श्रमिकों को संरक्षण और सहायता चाहिए। तो एग्जाम्पल दिए हैं, भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान, बटाईदार, कारीगर इत्यादि जो हैं ये लोग आमतौर पर असंगठित श्रमिक होते हैं। भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जो है यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, क्योंकि सीधा सीधा यूपीएससी में लाइन दिया हुआ है तो आ सकता है। इन किसानों को, जो आपको मैंने बताया था, कृषि में जो निवेश करना होता है वो निवेश करने लायक पूंजी इनके पास कभी भी होती नहीं है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में असंगठित कौन है? जो छोटे मोटे कारखानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक और सड़कों पर विक्रेता का काम कर रहे हैं, बोझा ढोने वाले लोग, वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग जो हैं ये सब शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिक माने जाते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे कि बहुसंख्यक श्रमिक जो हैं ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों से ही आते हैं। यहां पर भी आपको एक जातिवाद देखने को मिलेगा, क्योंकि यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि अर्थव्यवस्था जो होती है, आपकी आर्थिक संरचना जो होती है, वो आपकी सामाजिक संरचना से अछूती नहीं होती, आपकी सामाजिक संरचना से बहुत ज्यादा अलग वो होती नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बहुसंख्यक श्रमिक जो हैं, इस तरह के बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो अक्सर आपके अनुसूचित जातियों से आते हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, और ये जो है ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं। आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप देखिए, एक इस पर पेपर लिखा गया था एक बार एक सोशियोलॉजी में, कि आप देखेंगे कि अक्सर जो एक परिवार होता है, समृद्ध संपन्न परिवार, वो अपने साथ बच्चों के लिए एक आया लेके आता है, और वो आया आमतौर पे जनजातीय समाज की होती है। वो जो एक आया जो होती है बच्चों की देखभाल करने के लिए जो महिला रहती है, वो आमतौर पे ट्राइबल होती है, कहीं दूर से आई होती है, क्योंकि उनको पता है अगर यहीं की लड़की को रखेंगे ये काम करने के लिए तो वो ज्यादा पैसे मांगेगी। तो एक बेहद निर्धन, बेहद गरीब परिवार की किसी महिला को वो लेकर आते हैं, और आमतौर पे जनजातीय होती है ताकि जाति के बंधन से वो बाहर रहे, और उसको जो है बेहद कम तनख्वाह पर यहां पर रखा जाता है। इस तरह के उत्पीड़न के बहुत सारे मामले आमतौर पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका संरक्षण और सहायता जो है वो जरूरी है। कि यार देखो, अगर आपको इनका विकास करना है तो आपको जो है ये करना पड़ेगा कि आपको असंगठित क्षेत्र के जो हमारे श्रमिक हैं उनका विकास ठीक से हो, ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना। हाँ, निजी और बस एक चीज और रह गई, ये छोटी सी, समय भी ज्यादा नहीं है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। संगठित असंगठित तो समझ में आ गया आपको। तो हम क्या चाहते हैं आइडियली? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है, हम चाहते क्या है कि अधिकतम जो है वो संगठित हो। हमारी इच्छा क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है कि अधिकतम संगठित हो, या फिर क्या हो, असंगठित पर भी हम जो है, असंगठित क्षेत्र में भी हम सुरक्षा दे पाएं। असंगठित की भी हम सुरक्षा जो है हम ये अगर सुनिश्चित कर पाएं, ये दोनों चीजें हमको मिला जुलाकर करनी पड़ेंगी। क्योंकि यार भारत में बहुत ज्यादा संगठित क्षेत्र तो आप बना नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात सब कुछ संगठित हो जाएगा, ये तो होने वाला है नहीं, इसमें समय लगेगा। तो तब तक आप क्या कर सकते हो कि असंगठित क्षेत्र के लिए भी नियम बनाओ, कायदे बनाओ, और जो सामाजिक सुरक्षा आपको संगठित क्षेत्र में मिलती है वो असंगठित क्षेत्र में भी मिले, ये प्रयास आप करें। ये भारत कर सकता है, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं। हां, स्वामित्व के आधार पर, ये तो आपको पता है, मतलब ये तो मैं क्या ही बताऊं, एकदम सिंपल है। निजी और सार्वजनिक, भाई निजी व सार्वजनिक,
भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, सरकारी कंपनी क्या होती है। निजी कंपनी जिसका स्वामित्व जो है वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पास है। स्वामित्व या तो किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के पास है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में जहां पर स्वामित्व किसके पास है, सरकार के पास है। यह बात क्लियर है, यह बात स्पष्ट है। ये तो हमको पता है ना, पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। बैंकों की हम बात करते हैं ना अक्सर कि बैंक, सरकारी बैंक कौन से हैं, प्राइवेट बैंक कौन से हैं। तो निजी क्षेत्र जो होता है, निजी स्वामित्व वाली कंपनियां जो होती हैं, उनका मोटिव क्या होता है, लाभ। भाई प्राइवेट कंपनी क्यों काम कर रही है, प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी पैसा कमाने के लिए काम करती है। भाई बहुत सीधी सीधी बात है ना, कोई भी कंपनी जो है उसका मोटिव तो लाभ है, वो लाभ कमाना चाहती है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी होती है, सरकारी कंपनी जो होती है, वो लाभ कमा सकती है, लाभ कमाने का लक्ष्य रख सकती है, लेकिन लाभ से अलग लक्ष्य भी उसके आमतौर पे होते हैं कि देश में कोई एसेंशियल सेवा है वो प्रदान करना। ठीक है, उसका लक्ष्य जो है लाभ कमाने से अलग भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे सरकारी बैंक जो है वो लाभ कमा सकते हैं, लाभ कमाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा व्यक्ति जो है उसको भी बैंकिंग की सुविधा मिले। जबकि उनको पता है कि वो व्यक्ति जो है ज्यादा कोई ऋण नहीं लेगा, ज्यादा उसके पास पैसे भी नहीं है, वो कोई हाई नेटवर्थ क्लाइंट के पीछे नहीं जा रहे हैं। बड़ा बैंक जो है, प्राइवेट बैंक जो है, शायद वो उधर अपनी ब्रांच खोलना भी नहीं चाहेगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो अपनी ब्रांच वहां पर खोलता है। वो ये प्रयास करता है कि निर्धन व्यक्ति को भी हम समावेशन करें। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। एग्जाम्पल हमको पता है, भारत में रेलवे सार्वजनिक है, डाकघर सार्वजनिक है, हम बात जानते हैं। रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, अदानी, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, इसके लिए हमें भुगतान करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। तो सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, यह मत समझिएगा कि सरकार की कंपनियां लाभ नहीं कमाती हैं, सरकारी कंपनियां भी लाभ कमाती हैं। जो आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, आप आगे पढ़ेंगे, उनको लाभ के आधार, सरकार भी चाहती है कि ये कंपनियां लाभ कमाएं। ऐसा कोई सरकार को लाभ से एलर्जी नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि घाटे में ही रहो, इनफैक्ट सरकार कहती है आप भी कमाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनी बहुत घाटा कमाती है, सरकार अक्सर उसको बेच भी देती है। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, इतने वर्षों से घाटा कमा रही थी, टाटा को सरकार ने बेच दिया कि यार छोड़ो, हमें नहीं चलाना। ठीक है। लेकिन तब भी इनका लक्ष्य क्या होता है कि सरकार, कुछ ऐसी जरूरी गतिविधियां होती हैं जो सरकार को लगता है कि निजी क्षेत्र की बजाय हमें अपने हाथ में ही रखना चाहिए। ठीक है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, लेकिन निजी क्षेत्रक उचित कीमत पे उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे सुरक्षा है, पुलिस एक सार्वजनिक सेवा बेटा इसीलिए है क्योंकि पुलिस अगर निजी होती तो वो खाली उनकी मदद करती, उनके मुकदमे, उनके अपराध सुलझाती जो पैसे दे सकते हैं। लेकिन अपराध तो सबके साथ होते हैं, गरीब आदमी के साथ भी अपराध होता है, उसकी भी जांच जरूरी है, उसके साथ भी न्याय जरूरी है, न्यायपालिका। ये इसीलिए सार्वजनिक सेवाएं हैं कि ये गरीब अमीर का भेद ना करें, सबको ये सुविधाएं मिले। इनका जो इन सुविधाओं का एक्सेस जो है वो पैसे के आधार पर ना मिले। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ये बात स्पष्ट है। हां जी। तो ये वो सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ, तो सरकारी जो होती हैं, सार्वजनिक चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ धन से नहीं मिलती, मतलब ये सिर्फ धन पे आधारित नहीं है। ठीक है। ये बात क्लियर है। ये कई बार जो है सबको सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और कई बार इनकी फंडिंग कैसे होती है, आपको निःशुल्क मिलता है। लेकिन भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस जो आपको तो निःशुल्क मिल रही है, आप पुलिस को कोई टैक्स थोड़ा ना देते हो। ठीक है। लेकिन आप पुलिस को आप एक एफआईआर कराने गए, पुलिस ने आपसे कोई फीस थोड़ा ना ली उसकी। अब कोई रिश्वत ले रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन पुलिस ने आपसे कोई फीस तो नहीं ली उसकी, तो लेकिन पुलिस वाले को पैसे तो मिल रहे हैं ना अपना काम करने के। वो कैसे हो रहा है, वो टैक्स के तौर पे जनता से लिया जाता है, और उसके जरिए इन सुविधाओं का परिपालन जो है, इन सुविधाओं को विकसित करके रखा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनको सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो भाई, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र भी कर सकता है लेकिन सरकार भी करती है ताकि वो
सस्ती बनी रहें। जैसे पहले एयरलाइन थी कि भाई, जैसे मैं आपको बताता हूं ना कि ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत कम यात्री हैं, सुदूर क्षेत्र से, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक बार मेरी फ्लाइट थी गुवाहाटी से, मैं दिल्ली आ रहा था, तो यार गुवाहाटी का जो मेरा प्लेन था, गुवाहाटी से जो हवाई जहाज मेरे को आया, वो किसी तो पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी से आया, मैं भूल गया एजोल से आया कहां से आया। उस यान में यार गिनती के 10 यात्री थे। अब 10 यात्रियों को भर के वो यान चला, केवल 180 लोगों की कैपेसिटी है, 10 यात्री बैठे हैं, निश्चित तौर पे घाटे में चला होगा। तो कोई प्राइवेट एयरलाइन वहां पे चलाएगी क्या अपना हवाई जहाज? कोई नहीं चलाएगी। वो चलाएंगे क्योंकि उनको वो सरकारी एयरलाइन है, उनके लिए लक्ष्य है कि भाई देश के कोने कोने को जोड़ के रखना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह के लक्ष्य जो हैं वो सरकारी चीजें करती हैं। तो सरकार जैसे किसानों से उचित दाम पे गेहूं चावल खरीदती हैं, कई बार सरकार को इसमें घाटा होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को घाटा होता है, लेकिन सरकार उस घाटे की परवाह जो है वो नहीं करती। तो सरकार जो है बहुत सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां करती है जिन पर खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इस तरह के खर्चे करती है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो मानव विकास के जो पक्ष होते हैं वो, या फिर ऐसी चीजें जहां पर सरकार को ऐसा लगता है कि यार खर्चा करना आवश्यक है, खर्चा करेंगे तभी जो है देश में लोगों को सही दामों पर चीजें मिल पाएंगी, सरकारें ऐसी चीजों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखती हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि धीरे धीरे सरकारें इस दिशा में जा रही हैं कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को छोटा कर दें, कम कर दें, और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है उनको निजी कर दें। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई संडे को 11 बजे आप पटना के या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो एएन कॉलेज आ जाइएगा। हमारी टीम आपसे मिलने आ रही है, इतने सारे शिक्षकगण आ रहे हैं आपसे मिलने। सुबह 11 बजे आ जाइएगा, वहां पे पूरे दिन चर्चा करेंगे यूपीएससी की तैयारी को लेकर। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो एजे लाइव कोड लगाकर हमारे P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ जाइए। भाई ये बैच शुरू हो चुका है, 19 तारीख जो है से शुरू हुआ है, कल से, तो आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो है लॉन्ग टर्म बैच की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2026 या 27 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आज जो है हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ने का भाई लास्ट डे है। तो अब और इंतजार मत कीजिए, इस बैच से जुड़ जाइए एजे लाइव कोड लगा के और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। तो अगली क्लास में कक्षा 10 के हम चैप्टर 3 के साथ शुरुआत करेंगे और एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे। मैं आशा करता हूं अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर को कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग कुछ इसको देख नहीं रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। एनसीईआरटी की बहुत मांग आई थी, इसीलिए बना रहे हैं इन लेक्चर्स को। कृपया इनको देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये लेक्चर सीरीज खत्म कर लोगे, एनसीईआरटी कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।